चलिए दोस्तों, हम इस प्रोग्राम को अब शुरू करते हैं। कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं, आगे भी कुछ दर्शक जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर अभिषेक नमन हार्ट कंकरबाग पटना से इस साप्ताहिक फेसबुक लाइव एजुकेशनल अवेयरनेस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी क्वेश्चन और क्वेरी के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9199444899। 9199444899। जैसा आपको पता है कि ये प्रोग्राम हमने एजुकेशनल और अवेयरनेस जो पेशेंट हैं उनके रिलेटिव के बीमारी के बारे में जानकारी के लिए शुरू किया है, और इसका बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है, फीडबैक भी हमें मिला है। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि चूंकि इस अभी ठंड की मौसम चल रही है, तो इस मौसम में हृदय घात या हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस पर एक डिस्कशन रखा जाए। तो इस हफ्ते का लाइव सेशन हमने इसी टॉपिक पे रखा है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है या उनके आसपास पास पड़ोस में उनकी फैमिली में किसी को हृदय की बीमारी या हृदयघात या हार्ट अटैक होता है, तो ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल होगा फर्स्ट एड के पर्सपेक्टिव से, या आगे का ट्रीटमेंट अगर उनको कराना हो तो उसके पर्सपेक्टिव से। तो हम पहले तो ये समझा दो कि हार्ट अटैक बोलते किसको हैं और ये होता क्यों है, जिसको हम आम तो बोल चाल की भाषा में दिल का दौरा बोलते हैं। तो दिल का दौरा तब होता है जब आपके हार्ट की धमनियों, हृदय की धमनियों या आर्टरीज जो होती हैं, उसमें किसी तरह की ब्लॉक डेवलप हो जाए, जिससे हार्ट की ब्लड सप्लाई आपके बैठे बैठे की अवस्था में, जब आप चल नहीं रहे हैं तो बैठे बैठे की अवस्था में ब्लड सप्लाई या तो कम हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए। तो दोनों ही परिस्थिति में इतना क्रिटिकली अगर ब्लड सप्लाई कम हो गई कि आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा बैठे की अवस्था में, तो एक हार्ट अटैक होता है। अगर वो नस पूरी तरह से बंद नहीं है तो भी हम उसको, तो अब टेक्निकल भाषा में हम कार्डियोलॉजिस्ट हम उसको भी उतना ही इंटेंसिवली और सीरियसली लेते हैं जितना पूरी तरह से बंद आर्टरी को। लेकिन बंद आर्टरी डेफिनेटली ज्यादा रिस्की होती है पूरी तरह से अगर आर्टरी बंद है तो इसी दोनों अवस्था को, जिसमें हार्ट की ब्लड सप्लाई इतनी कम हो जाए कि आपको बैठे बैठे आपके हार्ट के अंदर, सीने के अंदर दर्द होने लगे, और उसके साथ साथ हार्ट की पंपिंग कम होने लगे। वो दर्द 20-25 मिनट से ज्यादा अगर परसिस्ट कर रहा है बैठे बैठे की अवस्था में, और एक ब्लड टेस्ट हम करते हैं ट्रोपोनिन टी, अगर वो बढ़ा हुआ आता है, इको कार्डियोग्राफी जो हम कराते हैं, तो हार्ट की पंपिंग एक पर्टिकुलर एरिया में कम मिलती है, तो हम उसको हार्ट अटैक की कैटेगरी में डालते हैं। तो हार्ट अटैक, अब हम इस टॉपिक पे आएंगे कि हार्ट अटैक मुख्यतः होता क्यों है। तो हार्ट अटैक का जो मेन कारण है कि जो हार्ट की आपकी धमनियां होती हैं, जो पिछले 2 सेशंस में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि हार्ट की धमनियां, जो हार्ट की 3 धमनियां हैं, आपकी 3 आर्टरीज हैं, उसमें किसी नस में अगर आपकी ब्लॉक डेवलप कर जाती है, और ब्लॉक के ऊपर अगर किसी तरह का खून का थक्का जम के और वो आर्टरी बंद होने के कगार पर या पूरी तरह से बंद हो जाए, तो आपको हार्ट अटैक हम लोग उसको डिनोट करते हैं। और ये आपको बैठे बैठे तेज सीने में दर्द के फॉर्म में आ सकता है, सांस फूलने के फॉर्म में आ सकता है, चक्कर बेहोशी के फॉर्म में आ सकता है, और जैसा पिछले सेशन में मैं बताया था कि कभी कभी हार्ट अटैक डायरेक्टली कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक डेथ के रूप में भी प्रेजेंट करता है। तो हमारा मेन इसको सीरियसली लेने का एस्पेक्ट ये होता है कि किसी भी तरह का दर्द सीने के आसपास, नाभि से लेकर जबड़े तक अगर आपको हो रहा है, और अच्छी खासी देर अगर वो करता है, तो डेफिनेटली उसको सीरियसली लें और उसको इवेलुएट कराएं। हो सकता है उस इवेल्युएशन में थोड़े आपके पैसे खर्च होंगे, बट गैस की बीमारी और किसी बीमारी या हड्डी की बीमारी या मांसपेशी की बीमारी से जो कभी कभी दर्द होता है, उससे आपकी लाइफ को रिस्क नहीं है, लाइफ को क्षति होने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन अगर ये हार्ट अटैक या हृदयघात के कारण है, तो डेफिनेटली ये काफी रिस्की हो सकता है। तो हम एक जो इंग्लिश में कहावत बोलते हैं कि इट्स बेटर टू एरर ऑन द रॉन्ग साइड देन टू नेग्लेक्ट समथिंग। तो हम इस डाउट पे चलते हैं हमेशा कि अगर सीने के आसपास दर्द है, भले ही हमें कितना ही एटिपिकल लग रहा हो, हृदय का दिक्कत नहीं भी लग रही हो, तो हम कुछ टेस्ट उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं,
और उसको डेफिनेटली करवानी चाहिए, जो मैं अभी आगे थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। दूसरा है कि ब्लॉक जो हार्ट के अंदर धमनियों के अंदर बनते हैं उनको हम अपनी भाषा में प्लाक बोलते हैं, और उस प्लाक या ब्लॉक बनने के पूरे प्रोसेस को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जो आप बहुत जगह गूगल वगैरह पे लोग सर्च करते हैं तो उनको ये बातें पता होनी चाहिए कि प्लाक उस ब्लॉक को बोलते हैं, और उस पूरे प्रोसेस जिससे प्लाक या ब्लॉक बन रहा है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और उस प्लाक के अंदर या ब्लॉक के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, कैल्शियम का डिपोजिशन, जो आपकी बॉडी की सेल्स हैं, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके नाम में मैं नहीं जाऊंगा, उनके डिपोजिशन से बनता है। उसका एक डायग्राम में थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। अब ये जो प्लाक आपका है, ब्लॉक जो है, उसके ऊपर की लेयर, जैसे आपके मान लीजिए कि ये हार्ट की धमनी है, और इसके अंदर एक प्लाक बन गया, आपका एक ब्लॉक बन गया, और ब्लॉक के ऊपर की आपकी लेयर ऐसे प्रोटेक्टेड है। मैं एक डायग्राम बना के आपको बताता हूं। ये मान लीजिए कि आपकी हार्ट की धमनी है, इसके ऊपर एक ब्लॉक बन गया, है ना। अब ये देख रहे हैं कि इधर से भी ब्लॉक है, इधर से भी ब्लॉक है, ब्लड फ्लो जा रहा है इधर से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपकी लेयर है, ये कभी कभी ये जो आपको प्रोटेक्टिव लेयर, जो सुपरफिशियल कवरिंग है, जो आपको प्लाक को ब्लड कांटेक्ट से बचा के रखती है, उसमें टूथ हो जाती ही या ब्रीच हो जाता है। तो अब देखें कि ये प्लाक अंदर का कंटेंट जो है डायरेक्टली ब्लड के रिलेशन में, कांटेक्ट में आ गया, और यहाँ पे ब्लड का थक्का जमना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ये आर्टरी पूरी तरह से बंद, या 99% या 95% की ब्लॉक अचानक से डेवलप हो जाती है, जो पहले शायद 80 रही हो, 90 रही हो। और ये जब ब्लॉक बढ़ता जाता है तो आपको हृदयघात या हार्ट अटैक की सिम्टम्स बिल्कुल फ्रैंकली प्रेजेंट करता है, जिसमें आपको बैठे बैठे पूरे सीने में दर्द होने लगेगा, सांस फूलने लग सकती है, चक्कर बेहोशी हो सकती है, और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। दर्द होता है क्योंकि हमारी जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो पेन से सेंसिटिव होती हैं, दर्द से सेंसिटिव होती हैं। जैसे हमारा स्किन है, अगर हम उसको दबाएं उंगली से या चुभोएं किसी सुई से तो आपको दर्द होता है। उसी तरह से हार्ट की मसल्स को अगर ब्लड नहीं मिल रहा है तो उसमें बहुत तेज सीने में दर्द होता है, और अगर कुछ घंटे वो परसिस्ट कर गया, 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे से ऊपर, जितना ज्यादा परसिस्ट करता जाएगा उतना हार्ट हार्ट को वो डैमेज होता जाएगा। मैं एक आपको प्लाक और उसका फोटोग्राफ आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। अब ये देख रहे होंगे आपकी ये नॉर्मल आर्टरी है, इसमें जो आप देख रहे हैं इधर वाली, सॉरी, ये जो ये जो आपकी आर्टरी दिख रही है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी है, इसमें कहीं से कोई ब्लॉक ब्लॉक आपको नहीं दिख रहा होगा, और बिल्कुल ये क्लीन आर्टरी है। लेकिन जब आप उसके दाएं वाले ये में देखेंगे आप, तो आपको ब्लॉक थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। मतलब इसमें पीले रंग के जो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सब का डिपोजिशन है, उसके कारण ब्लॉक बढ़ता है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ब्लॉक है, और ब्लॉक कम है, बट ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर जो मैंने समझाई कि वो यहाँ पे रप्चर हो गई, दिख रहा होगा, फट गई है वो। रप्चर मतलब फट गई है। और जैसे ही ये फटेगी तो ब्लड का अंदर से कांटेक्ट होगा, और वहां पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू होता है, और ये धीरे धीरे क्लॉट इतनी तेजी से बनता है कि आर्टरी लगभग बंद होने के कगार पर, या कभी कभी पूरी तरह से बंद हो जाती है। एक दूसरा एक डायग्राम मैं दिखाता हूं आपको। ये आप देखें इसमें कि ये जो आपको ये, सॉरी, ये जो आपको हार्ट के अंदर का ब्लड फ्लो जा रहा है, ये नस की दीवार है आपकी, और ये आपका ब्लॉक बना हुआ है उसके अंदर, इसके अंदर प्लाक है, और ये जो ग्रीन लाइनिंग दिख रही है यही इसकी प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, ब्लॉक ब्लॉक के अंदर की। सॉरी, एक सेकेंड। ये जो ग्रीन लाइनिंग आपको दिख रही है ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयरिंग है। इस जब प्रोटेक्टिव लेयरिंग में ये रप्चर या फट जाता है तो इसके अंदर ऊपर ब्लड क्लॉट बनना शुरू होता है, और ये आपको हार्ट अटैक की सिम्टम्स देता है।
और इसके बाद आर्टरी पूरी तरह से बंद हो सकती है या लगभग पूरी तरह से बंद हो सकती है, और इससे आपके मांसपेशियों में ब्लड सप्लाई कम होती है, उसके कारण दर्द होता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपकी मांसपेशियों में डैमेज परमानेंट होता जाता है और धीरे धीरे वो सड़ने लगती हैं। वो उसकी एक वीडियो फोटोग्राफ यहाँ पे भी है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपकी बाकी जो एरिया है ये हार्ट की नॉर्मल मसल है, लेकिन यहाँ जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ ये आपको देख रहे होंगे कि ये काला पड़ने लगा है, और यहाँ पे उसके ठीक ऊपर में एक ब्लॉक है। जो ब्लड सप्लाई जहाँ पे बंद हो गई थी उसके आगे का एरिया डेड होने लगता है या मरने लगता है, जो धीरे धीरे पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और आपको उस एरिया का जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वो परमानेंट डैमेज करता जाएगा। तो ये ब्लॉक मैंने बताया कि बनता है धीरे धीरे, उस पे कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन, कैल्शियम के डिपोजिशन और डिफरेंट सेल्स के डिपोजिशन से। और ऊपर की एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग है जो बहुत से कारणों से फट सकती है। एक एग्जांपल के लिए, जब हम बहुत विगरस, आप देखते होंगे कि जिम में बहुत कोई एक्सरसाइज कर रहा है और अचानक से कोलेप्स कर जाता है, तो उसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि जब आप बहुत विगरस एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका बीपी शूट हो रहा है, और अंदर का जो प्लाक के ऊपर का लेयर है उसमें भी आपको मतलब उस पे भी उस प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है, और धीरे से उसकी सुपरफिशियल लाइनिंग या सुपरफिशियल जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रप्चर कर गई, उसके ऊपर क्लॉट बना और हार्ट अटैक हुआ और पेशेंट वहीं पे कोलैप्स कर गया। तो ये बहुत कॉमन आजकल देखने में मिल रहा है हमें, यंग लोगों में, जो जिम में अचानक एक्सरसाइज करते करते, बहुत विगरस डांस करते करते कोलैप्स कर जाते हैं। और भी कारण होते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट के, जो मैंने पिछली बार बताया था, बट ये भी एक प्रमुख कारण है। इसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में, मतलब हम अपने भाषा में माइकार्डियल इंफाक्शन या हार्ट अटैक को बोलते हैं। और जब भी इस तरह का हार्ट अटैक हो या आपको लगे कि नहीं, हम हार्ट अटैक की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है, वो कैसे लगेगा, मैंने जो बताया कि ऐसा दर्द जो आपने कभी फील नहीं किया हो और नाभि से लेकर जबड़े तक आपको हो रहा हो, या डिस्कम्फर्ट के फॉर्म में हो, गैस के फॉर्म में हो, अचानक सांस फूलने के फॉर्म में जो कभी नहीं हुआ आपको, और वो हो सकता है कि बाएं तरफ हाथों की तरफ रेडिएट करे, गले तक रेडिएट करे, फैले, तो ऐसे दर्द को थोड़ा सीरियसली लें और अपने नजदीकी फिजिशियन को या नजदीकी कार्डियोलॉजिस्ट को डेफिनेटली मिलें, क्योंकि बाकी बीमारियों से आपको लाइफ को रिस्क नहीं होता है, लेकिन अगर हार्ट अटैक या हृदयघात से ये दर्द है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। अ, अब अ, कुछ मैं पेन, जो चेस्ट पेन होता है उसके कैरेक्टर पे थोड़ा जानना चाहूंगा कि किस तरह का पेन हो तो आपको ज्यादा संभावना है हार्ट अटैक की, बट इसको जनरलाइज नहीं करें आप। थोड़ा भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप अपने नजदीकी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को मिले, एक ईसीजी जरूर करा लें। एक बहुत सिंपल टेस्ट है, आप अपने गांव में खरीद के रख सकते हैं उस किट को। कोई भी जो प्रमुख हो उस गांव के, वो अपने घर पे रख सकते हैं। हर गांव में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो होते ही हैं, वो आराम से ब्लड का सैंपल लेके उस किट पे डाल सकते हैं। ट्रॉप्टी किसको किट उसको बोलते हैं। और 10 मिनट के बाद उसमें अगर सिंगल एक लाइन बन रही है तो इसका मतलब आपको हार्ट अटैक की संभावना नहीं है। लेकिन उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन की बात है, 5-6 घंटे दर्द शुरू होने के बाद करना पे ही वो पॉजिटिव आता है। तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारी टेक्निकल्स उसमें है, वो हम लोग नहीं करेंगे। पेन के कैरेक्टर पे मैं जाना चाहता हूँ। अब ये देखें कि एक पेशेंट है जिनको 5-6 पेशेंट अलग अलग तरह के सिम्टम्स आपको दिखा रहे हैं। एक पेशेंट है जिसने पूरे सीने पे दोनों तरफ से हाथ रखा हुआ है। इस तरह की पेन यूजुअली कार्डियक की तरह होती है। सॉरी। ठीक है, तो ये इस तरह एक दूसरा मरीज है जिसने एक पूरे पंजे को अपने सीने पे रखा हुआ है। इस तरह की पेन
कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के पेन की तरह हो सकती है। दूसरा एक पेशेंट है, मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये वाला नीचे का एक फोटोग्राफ है, जिसने एक अपनी सिंगल उंगली से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पेन बता रहा है। इस तरह का पेन यूजुअली एक पॉइंट पे है, तो यूजुअली हम कार्डियक पेन नहीं सस्पेक्ट करते हैं। बट फिर भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कितनी बार दो अलग कारणों से पेन हो सकता है। एक पेन आपको हार्ट अटैक से हो रहा हो, दूसरा पेन आपके बोन के किसी पार्ट से हो रहा हो जो पहले से रहा हो। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो बेटर है किसी फिजिशियन को मिले और डॉक्टर को मिले। अब दिल का दौरे का लक्षण मैंने जैसे बताया है कि आपके दिल के दौरे में आम लक्षणों में सीने में जकड़न, दर्द, सांस का फूलना, नाभि से लेकर जबड़े तक का दर्द, ठंडा पसीना आना, पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो जाना, चक्कर, बेहोशी होना, सडन कार्डियक अरेस्ट होना, ये सब तकलीफें हो सकती हैं। और अगर जल्दी ही उपचार नहीं किया गया तो ये काफी घातक होता है। कितनी बार आप देखेंगे कि अचानक से डेथ हो जाती है किसी की, तो बहुत सारे केसेस में ये हार्ट अटैक के कारण होता है। तो इसका मतलब है कि कुछ दो दिल के दौरे होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, वो अचानक होता है, जिसमें कोई आपकी वार्निंग साइन नहीं होती है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको पिछले 7 से 10 दिनों में 2-4 घंटों पहले से आपको कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस डेफिनेटली मिलती है। तो हम अपने जो हमारा रिस्क कैटेगराइजेशन होता है कि किसको हार्ट अटैक की संभावना है, किसको नहीं है, उसमें एक कॉमन ये रखते हैं कि अगर पिछले हफ्ते में एक तो चलने पे सीने में दर्द हो रहा हो, और पिछले एक हफ्ते में अगर पेशेंट को 1 या 2 बार सीने में बैठे बैठे रेस्टिंग कंडीशन में ही दर्द हुआ हो, तो हमारे लिए वो बहुत सीरियस इशू होता है और इमीडिएटली इंटरवीन करने के लिए बात करते हैं एंजियोग्राफी के फॉर्म में या एंजियोप्लास्टी के फॉर्म में। अब बात की, आपको अगर लगता है कि आपको हार्ट अटैक हो गया और आप घर पे हैं, हॉस्पिटल आपका वहां से दूर है, आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, शहर से दूर हैं, मेडिकल हेल्प से आप काफी दूर हैं, तो अपने जो भी कलीग्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, उनका हेल्प लें। तुरंत किसी को कॉल करें। आप अपने लेवल पे अपने मतलब सेल्फ डिसीजन में भरोसा ना रखें कि मैं अकेला चला जाऊंगा, मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊंगा। नहीं, डेफिनेटली इसमें रिस्क बहुत होता है। तो आप जो भी क्लोज हैं उनको कॉल करें, उनको बुलाएं पास में जो भी रहते हैं, ताकि वो जल्दी पहुंच सके और उनकी मदद से आप हॉस्पिटल या लोकल फिजिशियन के पास जाएं, ईसीजी निकलवाएं, या जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो करें। आजकल बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स ने भी गवर्नमेंट ने जारी कर रखे हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं हर लोकल एरिया के लिए। आपकी 101 है, 102 है, आजकल 112 भी फैसिलिटी आ गई है, जिसमें भी हम मेडिकल हेल्प के लिए भी उनको कॉल कर सकते हैं, जैसा मैंने सुना है। अ, तो ये सब फैसिलिटीज का आप लाभ ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि जब आपको लगे कि नहीं ये हार्ट अटैक है, तो क्या क्या करना चाहिए आपको। तो पहला तो है कि आप जो भी नियरेस्ट रिलेटिव हैं या नियरेस्ट इमरजेंसी फैसिलिटी जहां अवेलेबल है, वहां उस नंबर पे कॉल करके उनको बुला लें। डेफिनेटली अगर कोशिश करें कि एम्बुलेंस से जा सकते हैं तो एम्बुलेंस से जाएं। सेल्फ ड्राइव ना करें, टू व्हीलर पे ड्राइव करके या बैठ के ना जाएं, फोर व्हीलर पे जाएं। आपको अगर हेल्प लेनी पड़ रही है तो आप हेल्प लें और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं। इस बीच में ट्रांजिट में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास, अब मैं एक एडवाइस दूंगा कि जो भी आप ये जो भी वीडियोस देख रहे हैं, हर घर के कोई प्रमुख होंगे, मतलब मुखिया होंगे, घर के मुखिया होंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में वार्ड पार्षद होंगे, ग्राम लेवल पे प्रधान होंगे, मुखिया होंगे, पैक्स हैं, पैक्स के अध्यक्ष वगैरह भी होते हैं आजकल। तो वो अपने एरिया के लिए एक इमरजेंसी किट अपना बना के रख सकते हैं, अपने घर के लिए इमरजेंसी किट बना के रख सकते हैं, जिसमें एक सॉर्बिट्रेट की गोली होती है। मैं आगे उसको डिस्प्ले में दिखाऊंगा अभी। सॉर्बिट्रेट की 5 मिलीग्राम की गोली का एक पत्ता आप रख लें। डिस्प्रिन एक टैबलेट आता है 325 मिलीग्राम का, या इकोस्प्रिन एक टैबलेट आता है 75 मिलीग्राम का। तो अगर आपको डिस्प्रिन मिल गई तो एक टैबलेट 325 मिलीग्राम का काफी है। अगर आपको लगता है कि हार्ट अटैक है, थोड़ा भी डाउट है, तो उसको ले लें। वो आपको बहुत मदद करेगी हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में, या अगर अगर हार्ट अटैक वाकई में हुआ है तो आपको उसके कॉम्प्लिकेशन से बहुत हद तक बचाने में बहुत मदद करती है।
उसके बाद एक टैबलेट आती है क्लोपिडोग्रिल की। मैं अभी डिस्प्ले में दिखा दूंगा उसको भी। क्लोपिडोग्रिल की टैबलेट 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम की मिलती है। तो 75 मिलीग्राम की हो तो 4 टैबलेट, 150 मिलीग्राम हो तो 2 टैबलेट, टोटल 300 मिलीग्राम। और तीसरी एक कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होती है एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की। वो आप दें, या रोसुवास्टेटिन एक आती है 40 मिलीग्राम की, बट आइडियली हम लोग एटोरवास्टेटिन प्रीफर करते हैं। तो 80 मिलीग्राम की वो टैबलेट। अब इसमें सवाल एक आएगा कि किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो फिर क्यों देना है। तो इसमें एक चीज समझने की बात है कि कोलेस्ट्रॉल की जो हम मेडिसिन देते हैं तो सिर्फ उसको कोलेस्ट्रॉल को कम करना पार्ट नहीं है। वो जो ब्लॉक, जिसके प्लाक की मैं बात कर रहा था, इस प्लाक के जो ऊपरी लेयर है जो रप्चर होने के बाद आपको अटैक हुआ है, उसको स्टेबलाइज करने में, उसको स्टेबल करने में मदद करेगा। जब वो रप्चर करता है तो वो बहुत एग्रेसिव, या बहुत समझिए कि जैसे ज्वालामुखी फटा हो और उससे लावा निकल रहा हो, उस तरह की बिहेवियर शो करता है। तो ये जो उस लावा के ताप को समझिए कि कम करने का काम करेगा जो एट्रोवेस्टेटिन का टैबलेट है। और जो इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल जो हम टैबलेट दे रहे हैं ब्लड थिनर्स, वो आपको जो ये क्लॉट बन रहा है लाल रंग का, उसको ये जो क्लॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस क्लॉट को बनने से रोकने में मदद करेगा। तो एट्रोवेस्टेटिन का काम क्या हुआ कि ये जो आपका प्लाक रप्चर हुआ है, इस प्लाक को स्टेबलाइज करने में, या ज्वालामुखी जैसे भड़कता है उसके ताप को कम करने में मदद करेगा। और जो इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल का टैबलेट है, ये जो ऊपर ब्लड का क्लॉट बन रहा है, उस क्लॉट को कम करने में मदद करेगा, ताकि आपकी आर्टरी अगर पूरी तरह से ब्लॉक हुई है तो वो खुल जाए। और अगर नहीं ब्लॉक हुई है तो वो मतलब उसको बंद होने से रोकेगा। लेकिन याद रखें कि सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी इमरजेंसी लोकल नंबर है उनको कॉल करें, या अपने नियरेस्ट क्लोज रिलेटिव जो रहते हैं घर में, जो रहते हैं उनको कॉल करें, मदद लें। इसमें कोई शर्माने या हिचकिचाने की बात नहीं है, क्योंकि ये इसके रिपरकशंस हार्ट अटैक के कुछ भी हो सकते हैं। तो हम वर्स्ट फेज ही मान के चले तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर मतलब वर्स्ट फेज मान के चलेंगे और बेटर हुआ तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये हम अपने डॉक्टरी पेशे में हमेशा सिखाते हैं, या हम भी खुद पालन करते हैं कि हमें हमेशा वर्स्ट की तैयारी रखनी होती है। और मनाते हैं कि मरीज को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो, लेकिन हमें सारी परेशानी के लिए तैयार रहना होता है। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया, जो पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि कार्डियक अरेस्ट हो गया किसी पेशेंट को। तो कार्डियक अरेस्ट हो गया तो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव होगा, उसकी सांस नहीं चल रही होगी, उसकी धड़कन नहीं चल रही होगी, उसके नब्ज नहीं मिल रहा होगा। वो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव होगा, आप आवाज देंगे तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो कार्डियक अरेस्ट में है। तो पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि इसमें आपके पास इकोस्प्रिन ये सब देने का कोई समय नहीं है। आपको डायरेक्टली जो सीपीआर बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन, उसमें चेस्ट कंप्रेशन जो मैंने बताया था पिछली बार कि सीने पे हाथ रख के आपको 100 to 120 टाइम्स, एटलीस्ट 100 टाइम्स 1 मिनट में आपको कंप्रेशन देना है। अब इसमें है कि दो तरह के लोग हो सकते हैं, कि आप ट्रेंड हैं या अनट्रेंड हैं। मान लीजिए सोसाइटी में आप जा रहे हैं, आपके बगल आप रोड पे चल रहे हैं, बगल में आपको आपने किसी को देखा कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो पिछली बार भी मैं बताया था कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी को कोलैप्स हो गया, तो आप उसको मदद करें, उसको सेफ प्लेस में लेटाएं, आप सेफ प्लेस पे जाएं और उसको चेस्ट कंप्रेशन शुरू करें हर मिनट में 100 की रफ्तार से। अगर आप अनट्रेंड हैं तो, और कोशिश करें कि बीच बीच में हर 30 चेस्ट के कंप्रेशन के बाद 1 या 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दें। और अगर आप ट्रेंड हैं तो आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं वहां पे तो, अगर 2 पर्सन है तो बहुत मदद हो जाती है कि एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन देगा, दूसरा आदमी माउथ टू माउथ मुंह से फूंक के उसको सांस देने की कोशिश करेगा। और चूंकि चेस्ट कंप्रेशन एक बहुत ही लेबोरियस काम होता है, बहुत ताकत लगती है उसमें, तो आप रोल भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि जो आदमी पहले चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है वो थक गया तो वो माउथ सांस देने की तरफ चला जाएगा, और जो सांस दे रहा था वो चेस्ट कंप्रेशन की तरफ आ जाएगा। तो इससे हमारा इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं तो एक आदमी के बस की बात एक्चुअली नहीं होती है कि वो लगातार 5 मिनट 10 मिनट तक चेस्ट कंप्रेशन देता रहे। हार्ट के पंपिंग को चेस्ट कंप्रेशन से मैच करना इतना आसान काम नहीं है।
तो भगवान ने हमें जो नियमतें दी हैं हार्ट के फॉर्म में और ऑर्गन्स के फॉर्म में, उनका रिस्पेक्ट करें, उसको किसी भी तरह से हानि या नुकसान से हमें बचाना चाहिए। अब जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि दो तरह के, जैसे एक आर्टरी ये नॉर्मल हो गई आपकी, ये आर्टरी आपकी नॉर्मल हो गई। अब इसके अंदर एक ब्लॉक बना, ठीक है। अब इसके अंदर आपके ब्लॉक बनने के बाद ये इसके अंदर आपके क्लॉट बन गया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्लॉट बना है, लेकिन अभी भी एक रास्ता खाली है जिसके थ्रू ब्लड अंदर जा रहा है। ये देख रहे हैं बीच में एक गैप है जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर में अगर मान लीजिए उसको उसके नेचुरल प्रोसेस से अगर ये ऐसा होता रहा, चलता रहा और ब्लड थिनर वगैरह हमने नहीं दिया है, तो धीरे धीरे ये आर्टरी पूरी तरह से बंद हो जाएगी और सॉरी, और ये पूरी तरह से क्लॉट से ये आर्टरी पूरी बंद हो जाएगी, नीचे कोई ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो जा सकता है। तो मेरे पास एक मॉडल है, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपकी आर्टरी है ना। ये आर्टरी आपकी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे आके दो ब्रांचेज में बट गई, है ना। इसमें देखें कि आप ये जो लाल लाल देख रहे हैं, ये प्रॉपर ब्लड जा रहा है इसके अंदर, है ना। इसमें कहीं कोई ब्लॉक नहीं है, धब्बा नहीं है, और ब्लड पूरी तरह से जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा मैं एक आपको दिखाता हूं जिसमें आप ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक सफेद दाग की तरह दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ सफेद ब्लॉक्स डेवलप कर रहे हैं, जिनको हम प्लाक बता रहे थे अभी तक। और आगे जो ब्लड जा रहा है वो पहले के कंपैरिजन में कम है। आप देखें, ये पहले वाला नॉर्मल था, अभी दूसरा वाला है, वो आपको ब्लड इसमें कम हो रहा है। तो इसमें इस तरह की अगर ब्लॉक डेवलप करती है तो यूजुअली रेस्ट पेन बहुत नहीं होता, आपको चलने में सीने में दर्द होगा, और आपको जब बैठ जाएंगे या रुक जाएंगे तो दर्द जो आपको सीने में आ रहा था वो आराम हो जाएगा। तीसरी एक कंडीशन हो सकती है कि आपकी ब्लॉक इस तरह की हो गई। अब आप देखें कि इसमें जो है ब्लॉक इतना टाइट हो गया कि आगे ब्लड बिल्कुल बहुत थोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की ब्लॉक जो है आपको बैठे बैठे सीने में दर्द देगी, हार्ट अटैक भी कराएगी, लेकिन आर्टरी अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई, थोड़ा नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा ब्लड आपको जा रहा है। तो ये भी हम बहुत सीरियसली लेते हैं, और इसको कारण ये है कि ये कभी भी पूरी तरह से बंद हो सकता है, और अपने आप में ये डेंजरस तो है ही, और जो पूरी तरह से बंद हो गया तो ये और डेंजरस हो जाता है। तो हमें इसको जितना जल्दी संभव हो इंटरवेंशन करके, एंजियोग्राफी और जो भी ब्लड थिनर्स वगैरह दे के, एंजियोप्लास्टी अगर संभव हो तो एंजियोप्लास्टी करके उसको जितनी जल्दी संभव हो खोलने की कोशिश करनी होती है। अगर आर्टरी पूरी तरह से बंद है, पिछले सेशन में एक क्वेश्चन था जो मेरे से रह गया था, मैं देख नहीं पाया था उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन एसटीएमआई क्या है। नॉन एसटीएमआई होता है कि जब आर्टरी लगभग 99% ब्लॉक है या 95% ब्लॉक है और आगे ब्लड थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो उस परिस्थिति को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो है, लेकिन इसको नॉन एसटीएमआई बोलते हैं। इसी में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको देख के हम लोग नॉन एसटीएमआई बोलते हैं। और जब ये पूरी तरह बंद हो गया, जिसमें आगे ब्लड नहीं जा रहा है, तो उसको एसटीएमआई बोलते हैं। तो पिछले सेशन में एक सवाल था जो मेरे से रह गया था, उसका जवाब ये है कि जब आर्टरी पूरी तरह से बंद है तो उसको एस टी एलिवेटेड एम आई या स्टेमी बोलते हैं। और जब आर्टरी पूरी तरह से बंद होने के कगार पे है लेकिन अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, 99% या 95% का ब्लॉक है, आगे थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है, या किसी दूसरे जगह से उसको ब्लड मिल रहा है, दूसरी जगह से ब्लड, मान लीजिए कि एक दूसरी नस यहाँ से जा रही थी और यहाँ से इसको नीचे से ब्लड थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ये वाली आर्टरी पूरी तरह से बंद थी और नीचे से थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है, ये वाली आर्टरी बंद थी पूरी और ये दूसरी एक आर्टरी है और इससे थोड़ा थोड़ा ब्लड इसको मिल रहा है नीचे हल्का हल्का, तो इस परिस्थिति को भी हम नॉन स्टी एलिवेटेड एमआई ही बोलते हैं।
लेकिन दोनों हमारे लिए टेक्निकली सेम है और जितनी जल्दी संभव हो हमें उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए। जब एसटी एलिवेटेड एमआई अब आर्टरी पूरी तरह से बंद है तो हम एक टाइम फ्रेम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डोर टू बैलून टाइम या डोर टू वायर टाइम आजकल बोलते हैं हम लोग। तो डोर टू बैलून टाइम क्या होता है कि हमारे सेंटर पे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आया और पेशेंट के आने से लेके और पूरा करने में उसकी आर्टरी आर्टरी पूरी तरह से बंद है, आर्टरी को खोलने तक का मैक्सिमम टाइम जो आइडियल सरकमस्टांस में मतलब 90 मिनट्स का होता है, 1.5 घंटे का। उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपको पेशेंट को समझाना है, पेशेंट को रिलेटिव को समझाना है, उनका कॉन्सेंट लेना है, उनके फाइनेंसेस को देखने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कितनी बार होता है कि उनको लगता है कि नहीं हमें तो हार्ट अटैक नहीं है, मैं तो चलता हुआ आया हूँ, गैस लगता है, तो हमें समझाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस बात को समझें कि अगर डॉक्टर कोई आपको बता रहा है कि हाँ ये सीरियस इशू है, आपको इमिडिएटली एंजियोग्राफी की जरूरत है, तो उसको इमिडिएटली फॉलो करें। टाइम वेस्ट करने से डॉक्टर जो बता रहे हैं उनका नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है। डॉक्टर आपको समझा रहे हैं तो आपकी बेहतरी के लिए समझा रहे हैं, तो इस चीज को फॉलो करें। और इसमें मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ, अगर रिलेटिव नहीं एग्री करते हैं उनको समझाता हूँ, बारी बारी समझाता हूँ, फोटोग्राफ ये सब बना बना के समझाता हूँ। और कितनी बार वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी कर लें और फिर हम लोग एंजियोप्लास्टी के लिए बात करेंगे। बट उस सिचुएशन में टेक्निकली मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं हो पाता कितनी बार कि हम जाएं एंजियोग्राफी करें और देखें फिर। और कितनी बार होता है कि पेशेंट हमें उतना टाइम नहीं देता अंदर में और पेशेंट की सीरियस इतनी हालत हो जाती है कि हम बाहर बुला के बात करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए इस बात को समझें और जो भी अपने कॉन्साइंस का यूज करके, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लें ताकि आपकी पेशेंट की बेहतरी हो पाए। रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? उम्र अपने आप में एक रिस्क है, बट आज के डेट में उम्र कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहा। दूसरा है कि तंबाकू का सेवन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब का अनकंट्रोल्ड होना या लंबे समय से होना, कोलेस्ट्रॉल का डिरेंज होना, ट्राइग्लिसराइड का डिरेंज होना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक कम उम्र में हुआ है तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके बाद है कि हम जो आजकल मैं पहले सेशन से ही इस बात को बड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, हम चलने की आदत छोड़ चुके हैं। सब कुछ मोबाइल पे करते हैं, मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं, मोबाइल पे सामान ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल पे खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हार्ट अटैक में। और मैंने फर्स्ट सेशन में ही बताया था कि हम जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से ही अ, इस खतरे में है हार्ट अटैक के, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज या धमनियां होती हैं, जो इसकी बात कर रहा हूँ, इनका साइज जो है जो इनका साइज जो है धमनियों का, ये जो हमारा जो यूएस, अमेरिका, यूके, ये सब में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ये आर्टरी की साइजेस अच्छी खासी बड़ी होती हैं। बट हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें ये आर्टरी की साइज 20 से 30% जेनेटिकली छोटी होती है, इसलिए कम ही ब्लॉक में हमें सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है हार्ट अटैक या हार्ट की दिक्कत के लिए। और जितना ज्यादा हम अपने लाइफ को मतलब फिजिकल हैबिट्स को खराब करेंगे उतना ज्यादा हम उस रिस्क में पड़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से वो भी बड़ा कॉमन है, स्ट्रेस ऑफ फैमिली, स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इसमें सिम्टम क्या हो सकते हैं कि धड़कन का इरेगुलर होना, चेस्ट पेन होना जो मैंने बता दिया, सांस का फूलना जिसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट होना, ये सब सारे मैं चीजें बता चुका हूँ। अब बचाव के लिए यही है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखें, ब्लड प्रेशर, शुगर को जितना संभव हो कंट्रोल रखने की कोशिश करें। और जितना ज्यादा आप अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या शुगर को रखेंगे उतना ज्यादा रिस्क है कि आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक के खतरों से जूझना पड़े आगे चल के। और जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं दवाइयों के फॉर्म में या जो भी आपको एडवाइस, डाइटरी एडवाइस, फिजिकल एक्टिविटी की, एक्सरसाइज की एडवाइस देते हैं उसको आप फॉलो करें।
एक गुजारिश है कि जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो सीपीआर है, जो चेस्ट कंप्रेशन या कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन है, अगर आपके आसपास कहीं कोई ट्रेनिंग चल रही हो तो उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें। और ये आपके मतलब सोसाइटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप कितने बहुत सारे मरीजों का जान बचा सकते हैं और इससे पूरे समाज को ही फायदा होगा। दूसरा है कि जब भी आपको ये पेशेंट्स के लिए भी है और फैमिली मेंबर्स के लिए भी है कि जब भी आपको लगता है कि ये हार्ट अटैक है, तो सबसे पहली बात है कि हम पैनिक मोड में चले जाते हैं, एंग्सियस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, बचूंगा नहीं बचूंगा। तो ये जो आप समझे कि जो आप पैनिक या एंग्जाइटी आप पे बिल्ड हो रही है, ये आप माने पेशेंट की एंग्जाइटी प्लस फैमिली की भी एंग्जाइटी, तो पेशेंट की एंग्जाइटी उसके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल या घातक हो सकती है। और अगर आप बीइंग ए फैमिली मेंबर आप भी एंग्सियस हो रहे हैं, डेफिनेटली आपके फैमिली मेंबर हैं, तो एक लेवल तक की एंग्जाइटी होगी। बट उसको थोड़ा सा आप अपने आप को ट्यून और ट्रेन करें ताकि आपका उस समय ब्रेन खुला हो। क्योंकि देखिए आपको हार्ट अटैक आ गया तो आप उसमें पैनिक होकर कुछ नहीं कर सकते। आप कूल माइंड के साथ ब्रेन अप्लाई करके ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को की लाइफ और उसके हार्ट मसल्स को सेव करने के लिए, रेदर देन की पैनिक करने और रॉन्ग डिसीजंस के। तो इमिडिएटली अपने आप को कूल माइंड में रखें। अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो अपने ऐसे रिलेटिव को बुलाएं जो कि थोड़े ज्यादा कूल माइंडेड हो, कॉल करें उनको, टेलीफोनिक हेल्प लें। जैसे केबीसी में हम बोलते हैं फोन टू फ्रेंड, तो फोन टू फ्रेंड इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अभी जो भी आपके फिजिशियन हैं जो अवेलेबल होते हैं कितनी बार फोन पे, उनको भी आप कॉल कर सकते हैं और उनकी मदद ले सकते हैं। एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स, उन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। डायग्नोसिस इसको कैसे करते हैं, तो सिंपल एक ईसीजी करनी होती है। ईसीजी लेकिन कितनी बार पॉजिटिव मतलब कोई गड़बड़ी नहीं आती। ट्रोपोनिन एक टेस्ट होता है, वो करना होता है। जो मैं बता भी रहा था कि ट्रोपोनिन टी का एक किट आता है, वो मतलब 1000 रुपए के लगभग में आपको मिल जाएगा। आप एक किट हर एक गांव के हिसाब से रख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हुई तो कितने बार मैं देखता हूँ कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक पेशेंट को ऐसे डिस्कम्फर्ट होता रहता है, गैस गैस करके वो अपने गांव में ही रहता है। और जब स्थिति थोड़ी ज्यादा विकट या गंभीर हो जाती है तब वो वहां से मूव करते हैं। तो कोई भी डाउट हो उस परिस्थिति में, उस ईसीजी, देखिए ईसीजी महंगी जांच है, उसकी मशीन महंगी आती है, टेक्निकली आप उसको समझ नहीं सकते। लेकिन ट्रॉपटी की किट ऐसी है कि कोई भी लेमैन उसको देखेगा। किसको पॉजिटिव, जैसे आप प्रेगनेंसी किट देखते हैं, प्रेगनेंसी किट में है कि एक टिक आया तो प्रेगनेंसी नहीं है, दो टिक आया तो प्रेगनेंसी है। आजकल हर गांव घर में लोग यूज कर रहे हैं उसको। तो उसी तरह से ट्रॉपटी का भी किट होता है। उसमें अगर एक लाइन आया इसका मतलब आपको हार्ट अटैक नहीं है। दो लाइन सी और टी, दो लाइन पे होती हैं, सी पे सिर्फ आया तो हार्ट अटैक नहीं है, टी पे आया, सी के साथ टी पे आया तो इसका मतलब आपको हार्ट अटैक डेफिनेटली है। और इमीडिएटली आप जो भी डॉक्टर आप मिलना चाहें आस पड़ोस फिजिशियन से, या आपके आसपास कार्डियोलॉजिस्ट हैं उतने आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके बगल में हार्ट सेंटर अवेलेबल है, तो इमीडिएटली आप अपने हार्ट सेंटर में मिले। और उसके बाद जो ब्लड थिनर्स वगैरह प्रिस्क्राइब की जाएंगी, कुछ टैबलेट्स के फॉर्म में, कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में, उसको फॉलो करें। और उसके बाद जो अगला टेस्ट होता है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी का होता है। उसको जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो उसको डेफिनेटली कराएं। कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे होती है, उसका रिस्क क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, मैंने अपने पिछले के पिछले सेकंड सेशन में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। पिछले सेशन में भी थोड़ा उसका एक ब्रीफ आउटलाइन दिया था। तो उन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आपका जो एंग्जाइटी लेवल है कि एंजियोग्राफी कराने से हमको दिक्कत हो सकती है, वो कम हो। ये बात समझें कि अगर हार्ट अटैक है तो एंजियोग्राफी के अलावा और कोई उपाय नहीं है, आपको एंजियोग्राफी करानी ही करानी है। और तभी आप ब्लॉक का पता कर सकते हैं। फिर उसका ट्रीटमेंट दवाइयों के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में, स्टेंट के फॉर्म में या बाईपास के फॉर्म में, जो भी डिसाइड होता है वो होगा। अब है कि टैबलेट मैंने बताया कि 3 टैबलेट्स हमें यूज करनी होती हैं। एक डिस्प्रिन की टैबलेट 325 मिलीग्राम की, अगर डिस्प्रिन अवेलेबल नहीं है तो इकोस्प्रिन की टैबलेट 75 मिलीग्राम की या 150 मिलीग्राम की आती है। टोटल 300 मिलीग्राम आपको फिर देनी होगी। 75 मिलीग्राम की है तो 4 टैबलेट, 150 मिलीग्राम की है तो 2 टैबलेट। उसी तरह से दूसरी एक मेडिसिन आती है क्लोपिडोग्रिल की, दो 75 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, तो 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट,
150 मिलीग्राम की 2 टैबलेट आपको लेनी है, और एक एट्रोवास्टेटिन की टैबलेट 80 मिलीग्राम की आपको सिंगल एक टैबलेट लेनी है। अब है कि जैसे मैंने बताया कि आप ट्रोपोनिन टी, जो आपका ब्लड का टेस्ट है, उसका एक किट आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। आपने मतलब हर घर में रखने की जरूरत नहीं है। शहर में तो आप नहीं रख सकते, शहर में तो आपके हेल्थ फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन गांव में हर जगह रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो चाहें तो एक किट रख सकते हैं अपने पास। और इमिडिएटली कुछ डाउट हो रहा हो, जिससे 7 घंटे से अगर ज्यादा का पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो आप एक ड्रॉप्टी किट करके देख सकते हैं। उससे भी बहुत हद तक मदद मिलेगी, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को डेफिनेटली मिलें। बाकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में आपको हिपेरिन, ब्लड थिनर देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की भी नौबत आती है, क्लॉट तोड़ने वाली हाई हाई मतलब हाईली पोटेंट मेडिसिन जो आती हैं, वो क्लॉट तोड़ने के लिए देते हैं, ताकि जो ब्लड क्लॉट बना था, मैंने जो दिखाया आपको फोटोग्राफ में, वो टूट जाए अगर आपको एंजियोग्राफी की फैसिलिटी नहीं है। अगर एंजियोग्राफी की फैसिलिटी है तो बेस्ट और आइडियल ट्रीटमेंट वही है कि एंजियोग्राफी कराए, तुरंत एंजियोप्लास्टी अगर संभव हो तो बंद आर्टरी को खुलवा लें। उससे आपके हार्ट को डैमेज पहुंचने से रुक जाता है, और आगे आपको जो हार्ट के डैमेज से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आगे चल के, वो पूरी लाइफ रहेगी फिर। तो उससे आप बच सकते हैं। डोर टू बैलून टाइम मैंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल से आने से लेके और आइडियली नस को खोलने तक का टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का हम टारगेट लेके चलते हैं। उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हो सकते हैं कि किसी कारण से डिले हो जाए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अर्ली जितना जल्दी संभव एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराना हो तो कराना चाहिए। दूसरा है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन हुआ, और आ, हमें कितना भी एटिपिकल लग रहा हो, तो हम एक ट्रोपोनिन टी तो रिपीट कर ही लेते हैं, बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट। खासकर मैं तो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि दो अलग अलग, कितनी बार मैंने देखा है कि मुझे कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी कि हार्ट अटैक का पेशेंट है, लेकिन जब मैंने ट्रॉप भिजवाया तो उसका ट्रॉप पॉजिटिव आया, ट्रॉप टी जो टेस्ट की बात कर रहा हूँ पॉजिटिव आया, और एंजियोग्राफी की तो 95 या 99% का ब्लॉक था। तो थोड़ी देर के लिए नस बंद हुआ, आपकी चेस्ट पेन हुआ, और आपको मतलब इको में, ईसीजी में बहुत कोई डिस्टिंक्ट फाइंडिंग नहीं मिल रही है। लेकिन एंजियोग्राफी में ट्रॉप टी आपका पॉजिटिव आया, ब्लड का टेस्ट, और उससे आपने जब आगे एंजियोग्राफी की तो उसमें डेफिनेट ब्लॉक मिलता है। तो डेफिनेटली एक ट्रोपोनिन टी कराएं। अब एक ऐसा पेशेंट मान लीजिए जो मैंने बताया कि ऐसे एक लोकलाइज पेन लेके आ रहा है, या किसी भी तरह का पेन आ रहा है, तो जो अच्छे हॉस्पिटल जो भी हैं, वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हम भी, मेरा भी ये प्रेफरेंस हमेशा रहता है। उसका थोड़ा सा ये है कि उसका फाइनेंशियल एक बर्डन होता है डेफिनेटली। तो जब मैं अपने सेंटर पे होता हूँ कभी, तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसमें मुझे लग रहा है कि नहीं, इस पेशेंट को दोबारा एक बार ईसीजी करके देखनी चाहिए। अब दोबारा ईसीजी का किसी को भी कॉस्ट बताएंगे इस साइड में, अगर पेइंग पेशेंट है तो बहुत ज्यादा माइंड नहीं करता है। लेकिन अगर मान लीजिए गांव का कोई पेशेंट है जो फाइनेंशियली बहुत अफोर्ड नहीं करता है, तो उससे अब 300 या 400 रुपए की ईसीजी होती है, दोबारा ईसीजी बोलेंगे तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो मैं अपने सेंटर पे उस तरह के पेशेंट्स का, आप 2 ईसीजी करूं, 3 ईसीजी करूं, 4 ईसीजी करूं, तो वो इंटरली एक ईसीजी छोड़ के बाकी सारे ईसीजी फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं। उसका कोई चार्ज नहीं लेता। उसकी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है करना। और ये कहीं पे भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, रदर देन मतलब उसके फाइनेंसेस, मतलब रदर देन कि इंसिस्ट करने की वो पे करे तब हम ईसीजी कराएं। आप ईसीजी करके देख ले, उसमें बहुत कोई चार्ज बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसा करते हैं कि ईसीजी करते हैं और कोई चार्ज नहीं लेते, जैसे मैं अपने सेंटर पे भी करता हूँ। और इको भी करके देख सकते हैं। और डेफिनेटली एक ट्रोपोनिन टेस्ट, जब पेशेंट आता है हमारे पास पेन करके, तो उसको डेफिनेटली एक ट्रोपोनिन टी टेस्ट भिजवाना है। और अगर मान लीजिए पहला ट्रॉप टी आ गया, तब तो पॉजिटिव आ गया, गड़बड़ आ गया, टेस्ट रिपोर्ट खराब आई, तो इसका मतलब आपको आगे एंजियोग्राफी करनी ही करनी है। अगर मान लीजिए पहला टेस्ट निगेटिव आ गया और आपको डाउट है कि पेशेंट को हार्ट से प्रॉब्लम हुई है, तो कितनी बार होता है कि 6 घंटे 8 घंटे के अंदर आपका ट्रॉप टी का रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, ईसीजी भी नॉर्मल आ सकता है। तो इसलिए सीरियल ईसीजी की बात करते हैं, और सीरियल दो ट्रोपोनिन की बात करते हैं 6 घंटे के अंतर पे। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में डे केयर सेंटर हैं जहां पेशेंट चेस्ट पेन लेके आया तो पहली एक ईसीजी ली, पहला एक ट्रोपोनिन टी कराया, इको किया, और फिर पेशेंट को 3-4 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और
मिनिमम मतलब 4 से 6 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। 6 घंटे के बाद अप्रोक्स उस बीच में 3-4 ईसीजी आप कर सकते हैं। ट्रोपोनिन टी एक 6 घंटे के बाद डेफिनेटली आप रिपीट कर लें, और वो भी निगेटिव आता है और ईसीजी भी लगातार एक ही तरह का आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो फिर उस पेशेंट को आप सेफली डिस्चार्ज कर सकते हैं और बाद में ट्रेडमिल टेस्ट या टीएमटी टेस्ट वगैरह करा के उसको इवेलुएट कर सकते हैं। जो मैंने 3 टैबलेट्स बताए उसको आप एक किट के फॉर्म में बना के रख सकते हैं। अब ये देखिए टैबलेट्स हैं। पहला मैंने बताया इकोस्प्रिन का टैबलेट, मैंने ये कोलाज बना के रखा है एक। सॉरी, ये डिस्प्रिन का टैबलेट है 325 मिलीग्राम का। जैसे मैंने बताया कि अगर डिस्प्रिन आपके पास अवेलेबल है तो डिस्प्रिन का सिंगल टैबलेट ये प्रेफरेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो इसके बदले आप इकोस्प्रिन का जो टैबलेट आता है मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसको आप एक किट की तरह बना के रखें, पॉकेट की तरह बना के रखें, हमेशा अपने घर में रखें। उसका 4 टैबलेट आप रख सकते हैं, डिस्प्रिन का एक टैबलेट रख सकते हैं, इकोस्प्रिन 75 मिलीग्राम का 4 टैबलेट रख सकते हैं। दूसरी एक टैबलेट है, चलिए वो कुछ इसमें इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है मोबाइल से, इस पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है ठीक से। थोड़ा सा टेक्निकली इसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा मुझे आगे चल के। मतलब ये मैं आपके उस पे पोस्ट कर दूंगा, फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा। और ये तीनों टैबलेट को आप एक किट के फॉर्म में बना के, ये मैं किट की तरह बता देता हूँ किस तरह का है। इस तरह का किट बना के आप रख सकते हैं पॉकेट में। उसमें तीनों टैबलेट का नाम, कितने टैबलेट हैं, कितने स्ट्रेंथ का है, कितने टैबलेट्स हैं और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, आप ऊपर इन्वेलप पे ही डाल के रख दें। और हर गांव में, मोहल्ले में जो भी प्रमुख हैं वो रख सकते हैं इसको। कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं उस पे रख सकते हैं, और जो भी पेशेंट को डाउट हो कि हार्ट अटैक का पेशेंट है उसको आप ये दे के और जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस सर्विस के साथ नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दें, ताकि पेशेंट को फर्दर इवेलुएट किया जा सके। ये लगभग मुझे लगता है कि पूरा डिटेल पिक्चर हो गया आपके हार्ट अटैक का। अब हम मुझे लगता है कि जो भी मैंने बताया है सिंपल लैंग्वेज यूज किया है, फिर भी अगर कुछ टेक्निकल्स मैंने यूज किए हों और आपको समझ में नहीं आई बात तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बाद में भी मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि ये जो भी हार्ट अटैक से संबंधित प्रोग्राम इस ठंड मौसम के लिए मैंने किया है प्लान, ये एक्चुअली रिक्वेस्ट था बहुत लोगों का, तो इससे बहुत लोगों को फायदा होगा और पूरे समाज को ओवरऑल जैसे जैसे सर्कुलेट होगा वीडियो डेफिनेटली फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। तो कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसको ले लूंगा। ये किसी पेशेंट का मैसेज है, मेरे सीने में बाएं साइड हमेशा दर्द रहता है।
अब देखिए, हमेशा दर्द रहता है तो चांसेस तो कम है कि हार्ट से हो। हमेशा मतलब लगातार रहता है तो यूजुअली दर्द हार्ट से नहीं होता। हाँ, लेकिन इसको आपको मिलके इवेलुएट कराना पड़ेगा। और इसमें देखना होगा कि चलने पे आपको कैसा होता है दर्द। जब आप चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो कैसा दर्द होता है, किस तरह का दर्द है, ईसीजी कैसी है आपकी, इको कैसा है, ये सब देखने के बाद अगर आप किसी भी तरह का डाउट रहता है तो फिर एक ट्रेडमिल टेस्ट डेफिनेटली आपको करवाना चाहिए। तभी कुछ क्लियर पिक्चर बन पाएगा कि ये दर्द आपका किस कारण से है। कितनी बार मांसपेशियों का दर्द हो सकता है, बोन का पेन हो सकता है, गैस का पेन हो सकता है। बट सबसे रिस्की और सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेलुएट करने के लिए है वो है कि हार्ट का पेन है या नहीं है। हार्ट का पेन को रूल आउट या रूल इन करने के लिए, डायग्नोसिस को पकड़ने के लिए आपको डेफिनेटली आपको ईसीजी, इको, ट्रेडमिल और कभी जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी ये सब करके देखना पड़ता है। मुझे लगता है और कोई सवाल नहीं है इसमें। तो शायद मैं पूरा समझा पाया या बहुत कम समझा पाया। तो एनी हाउ जो भी है, मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। तो आप इसका डेफिनेटली इसको सर्कुलेट करें, वाइडली सर्कुलेट करें अपने लोगों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने गांव घर के लोगों में, ताकि उनको बहुत से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अगर जरूरत पड़ती है कभी तो भगवान न करे, लेकिन आप इससे समाज का बहुत बेहतरी कर सकते हैं और इमरजेंसी केसेस को हैंडल करने में हमें भी बहुत मदद मिलेगी। आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। इसी के साथ हम फेसबुक लाइव सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक सेम टाइम में, नेक्स्ट रविवार, आई थिंक 22 तारीख को, रविवार दोपहर 12 बजे फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर अभिषेक नमनहट से, नमस्कार, धन्यवाद।